This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable साफ प्लस सेफ। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 के सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के शहर हिरोशिमा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी जापान के वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा के न्योते पर हिरोशिमा गए हैं। पीएम मोदी ने यहां फुमियो से मुलाकात की और महात्मा गांधी के मुजस्समे का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी के मुजस्समा कायम करने और उसका इफ्तिताह करने का मौका देने के लिए जापानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को महात्मा गांधी के नज़रियात पर अमल करना चाहिए। महात्मा गांधी को यही हकीकी खिराज अक़ीदत होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने हिरोशिमा पहुंचकर वहां मौजूद हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो हिंदुस्तानी बिरादरी ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान वहां मौजूद हिंदुस्तानियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म ने बच्चों और हिंदुस्तानी बिरादरी के मेंबरान से भी बातचीत की। ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे तो मैंने उन्हें बोधगया से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा का मेयर का, यहां की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहां पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारमैया ने आज कर्नाटक के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उनके साथ सूबे के कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिवकुमार ने भी नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कांतिरवा स्टेडियम में मुनक्किद हलफ बर्दारी तरकीब में सिद्धारमैया शिवकुमार को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इसके बाद सभी 8 विधायकों ने कैबिनेट वजीर की शपथ ली। कांग्रेस में सीएम ओहदे की दावेदारी को लेकर सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच कई दिनों से गहमागहमी जारी थी।
लेकिन आला कमान के बीच बचाव करने के बाद दोनों नेताओं ने आपस में मुआहदा कर लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार समेत कई बड़े लीडरान शामिल हुए। कर्नाटक में नई हुकूमत तामीर हो गई है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कर्नाटक के नए वजीर आला और डीके शिवकुमार ने नायब वजीर आला के तौर पर शपथ ली। कर्नाटक की नई कांग्रेस हुकूमत अपनी पहली कैबिनेट में अपने 5 चुनावी वादों को पूरा करने जा रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इन 5 ऐलानात को पूरा करने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों और पिछड़ों के साथ खड़ी हुई है। हमारे साथ सच्चाई थी, बीजेपी के पास ताकत थी, लेकिन कर्नाटक की आवाम ने नफरत को हरा दिया। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही वो आप और हम जानते हैं। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है, और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था, और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। मरकजी हुकूमत के 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक अनपढ़ आदमी मुल्क का वजीर आजम है तो वह इस तरह का फैसला लेगा ही। अवाम 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करेगी, पीएम मोदी उसे अडानी को देंगे। आगे संजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार का अध्यादेश, सवाल ये कि आखिरकार दिल्ली सरकार अब कैसे दे पाएगी आदेश। मेरे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह हैं, बहुत स्वागत है आपका। 8 साल की लड़ाई के बाद आपको खुशी मिली थी और वो खुशी भी अब छिन गई है। कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सीधा आघात है। वो खुशी इसलिए थी कि भाई दिल्ली की जनता का काम अब तेज़ी से होगा। उनके मोहल्ला क्लिनिक का काम, उनके स्कूलों का काम, अस्पतालों का काम, राशन घर घर पहुंचाने का काम, ये काम रुकेंगे नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल जी के प्रति इतने नफरतों से भरे हुए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं इस चुनी हुई सरकार को चलने नहीं दूंगा। ना वो संविधान मानते हैं, ना लोकतंत्र मानते हैं, ना संघीय ढांचे को मानते हैं, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। तो ये अपने आप में एक तानाशाही पूर्ण तुगलकी फरमान है, और मुझे लगता है कि समय आने पर निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। आपने सेक्शन 3 का हवाला दिया है, साफ तौर पर उसमें कहा गया है ऑर्डिनेंस में कि वो आपको किसी भी प्रकार के कोई कानूनी अधिकार नहीं देगा, आप कोई अधिकार नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह मेरी बात हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, वो ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने आदेश दिया तो उसमें एक पैरा 50 है जिसके तहत आपको कुछ नियम बनाने की शक्ति दी गई है। देखिए, ऐसा है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर बीजेपी है क्या? मोदी जी की सरकार संविधान से बढ़कर है क्या? देश संविधान से चलेगा, संघीय ढांचे से चलेगा, और उस संघीय ढांचे के तहत एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी कहा गया। तो आप संविधान भी नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं मानते, तो नफरतों से भर के अगर आप ऐसे काम करेंगे तो कैसे चलेगा? जाहिर है कि ये ऑर्डिनेंस है तो फिर इसको संसद में भी ले जाया जाएगा और 6 महीने का समय होगा। तो 6 महीने के अंदर आपकी क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आप इसका सामना करेंगे? क्या विपक्षी पार्टियों को लामबंद करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ही इस अध्यादेश के खिलाफ खड़ा होगा, और
अगर ऐसा नहीं होता है, संसद में आएगा ये मामला, तो सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद किया जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि 2000 का नोट अब चलन में नहीं रहेगा। सितंबर तक का टाइम दिया है कि अगर आपके पास 2000 का नोट हो तो आप उसको बदलवा सकते हैं। तो आप बैंक जा रहे हैं बदलवाने? देखिए, अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति अगर देश नहीं, वो तो उसको भाजपाइयों को भेजिए, उनके विधायकों के पास बहुत 2-2000 के नोट है। तो अगर अनपढ़ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो ऐसी ही कार्रवाइयाँ करेगा। मैंने बचपन में एक बंदर के अस्तूरे की कहानी सुनी थी। तो बंदर के हाथ में जब अस्तूरा आ जाता है तो पहले राइट मारता है, फिर लेफ्ट में मारता है, फिर सेंटर में मारता है। तो अभी मोदी जी ने सेंटर में मार लिया है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण एक ही है कि जब से अडानी को लाखों करोड़ का घाटा हुआ है, मोदी जी को रात रात भर नींद नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि देश के भाइयों और बहनों, एक बार फिर लाइन में लगो और 2-2 हज़ार रुपये जमा कर दो, जो भी आपके पास है। मुझे उठा के अडानी को बैंक का कर्जा देना है। यही कारण है और कोई कारण नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम काला धन पर प्रहार करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। और जबकि एक आंकड़ा ये कहता है, अश्विनी वैष्णव ने खुद ये कहा कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन वापस आया। देखो, एक बात समझो आप, 8 करोड़ रुपए 2-2 हज़ार की नोट कर्नाटक के विधायक के घर पे मिली। जब वो छूट रहा था तो भाजपाई नाच रहे थे, कह रहे थे यही हमारा भाई है, यही हमारा भाई है, हम खाएंगे लड्डू, हम नाचेंगे। तो काला धन पकड़े जाने पे तो नाचते हैं भाजपाई। देखा था कि नहीं आपने वो डांस? बहुत बढ़िया डांस का वीडियो है, देखिए। जब वो इनका विधायक छूटा था तो नाच रहे थे, लड्डू बांट रहे थे भाजपाई, झंडा लेके कमल का, कि हम कमल वाले हैं, हम काला धन रखते हैं, हमारे घर से 8 करोड़ मिला है। संजय जी, एक आरटीआई ये भी कहती है कि कितने 2000 के नोट छापे गए सरकार के पास, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। एक आरटीआई मैं अभी आपको दे दूंगा, उसमें आरटीआई के जरिए वो बता रहे हैं कि हमारे पास 2000 के नोट कितने छापे गए, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो ये मजाक ही तो है। ठीक, इसका मतलब जब आंकड़ा ही नहीं तो सारा जो छाप रहे हो वो काला धन छाप रहे हो। ठीक, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप संजय सिंह को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं 2000 का नोट बंद करना एक मजाक है और ये क्रूर मजाक एक बार फिर से जनता के साथ किया गया है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने बिलियनियर ब्लूप्रिंट स्टार्टअप लॉन्च किया और दिल्ली में प्रोग्राम करने के दौरान इस तालीमी स्टार्टअप की लॉन्चिंग हुई। इस दौरान मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल, नितिन गडकरी, फिल्मी अदाकार विवेक ओबराय और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी भी मौजूद रहीं। इस स्टार्टअप के जरिए मुल्क के बड़े अरबपति बिजनेसमैन 12वीं कर चुके बच्चों को बिजनेस के हुनर सिखाएंगे। प्रोग्राम के दौरान मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने कहा कि बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, उन बच्चों को हम बिजनेस के तौर तरीके सिखाएंगे। प्रोग्राम में पहुंचे खास मेहमानों ने स्टार्टअप प्रोग्राम को काफ़ी सराहा और तारीफ की, साथ ही नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। सफ़र हज 2023 के लिए आज़मीन हज का इंतज़ार ख़त्म हुआ। 21 मई को दिल्ली से सऊदी अरब के लिए पहली फ़्लाइट रवाना होगी। हज की तैयारियों और इंतज़ामों पर देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। 380 हाजियों का पहला जत्था हज पर जाने के लिए तैयार है। सऊदी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 21 तारीख की रात 1:50 पर मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। इस दौरान एयरपोर्ट पर एक वेलकम प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें मरकजी हुकूमत के तमाम वजीर मौजूद रहेंगे। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने मालूमात देते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि इस मुकद्दस सफर पर जाने के लिए लोगों का इंतजार खत्म हुआ। जो नई हज पॉलिसी है उसके लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी, क्योंकि उसमें कितनी तब्दीलियां आई हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव दिशा में है। इस ट्रांजिट कैंप में जो है ये इस बार जो है पूरा एयर कंडीशनड होगा और इस बार जो है हमने हज मंजिल को एम्बार्केशन पॉइंट बनाया है कि जो भी हमारे आज़मीन हज है उनको हज मंजिल से ही उनको बसों में बिठा के ले जाया जाएगा। इसके लिए हमने AC लो फ्लोर बसेस की व्यवस्था करी है। बस में लोडर तक की व्यवस्था है ताकि हमारे हाजियों को सामान भी स्वयं ना उठाना पड़े और चढ़ाना पड़े। बस LNJP हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था की गई है, प्लस एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी आज़मीन हैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह मैं पूरी दुआ करती हूँ कि आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जाएँ और आपकी यात्रा बिल्कुल आसान और सुखद हो।
आपको बताते चलें कि दिल्ली से इस बार तकरीबन 3000 और दिल्ली के इमिग्रेशन पॉइंट से 22,000 लोग हज पर जा रहे हैं। इसके साथ ही मुसाफिरों के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में ट्रांजिट कैंप भी लगाए गए हैं, जहां 8 पड़ोसी सूबे से आज़मीन यहां पहुंचेंगे। इन लोगों की सहूलियात के लिए यहां पर एसी हॉल बनाए गए हैं। साथ ही यहां पर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही LNJP अस्पताल में बेड रिजर्व किए गए हैं ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटा जा सके। दिल्ली समेत दूसरे पड़ोसी राज्यों से आजमीनों का दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कल 21 तारीख है, यानी कि कल रात 1:50 पर सऊदी अरब एयरलाइंस की पहली फ्लाइट दिल्ली से 380 यात्रियों के जत्थे को लेकर रवाना होगी। और इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज के जो यात्री हैं, हज पर जाने वाले यात्री हैं, उनके लिए यहाँ पर ट्रांजिट कैंप लगाए गए हैं। और ये ट्रांजिट कैंप जिसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया है। जो दूसरे पड़ोसी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें, सभी दूसरे राज्यों से लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर आके उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ज़रूरी कागजात जो भी हैं, ज़रूरी कागजी कार्रवाई होने के बाद वो आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो ये ट्रांजिट कैंप हैं, उनके अंदर वो AC लगाए गए हैं। मतलब चिलचिलाती धूप में किसी भी प्रकार से आजमीनों को दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ DCD यानी कि दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को भी तैनात किया गया है कि खुदा न खास्ता अगर किसी भी यात्री की तबीयत खराब होती है तो यहाँ पर मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है। साथ ही पड़ोस के LNJP अस्पताल में बेड रिजर्व करके रखे गए हैं और रामलीला मैदान में एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। गौरतलब है कि इस साल हज के सफर में हर शख्स पर औसतन 3.50 लाख रुपए खर्च आ रहा है। साथ ही मरकजी हुकूमत मुसाफिरों की सहूलत के लिए 468 माहिर अफसरानों की एक टीम भी भेज रही है, जो रोजाना हुकूमत को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा दिल्ली हज कमेटी ने लो फ्लोर DTC बसों का भी इंतजाम किया है, जो ट्रांजिट कैंप से एयरपोर्ट तक हाजियों को लाने ले जाने का काम करेगी। आपको बताते चलें कि हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलग पैसेज और 4 इमिग्रेशन पॉइंट भी बनाए जाएंगे। साथ ही बुजुर्ग मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर बग्गियों का इंतजाम भी किया गया है। जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है और उससे निकट दरगाह फैज़ इलाही के कैंपस में पूरी तरह से एक विशाल AC ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे हज यात्रियों को गर्मी और धूप से बचाया जा सके। रामलीला ग्राउंड पर से एयरपोर्ट तक हज यात्रियों के लिए लो फ्लोर AC बसेस की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे हज यात्रियों को, खास करके वृद्ध यात्रियों को, किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। फिलहाल मुसाफिरों की सहूलत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हज कमेटी, मरकजी और दिल्ली हुकूमत लगातार अपनी सतह पर कोशिश कर रही है, जिससे मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मोहित शुक्ला। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe.